हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीईटी के फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 30 अगस्त 2022 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 11 से 20। क्वेश्चन नंबर 11 है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कोई सर्कुलर कोयल है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू में आर इसका रेडियस है, आई करंट है, तो बी म्यू नॉट पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। बी डायरेक्टली डिपेंड करेगा एक तरह से करंट पर। एक्चुअली म्यू नॉट तो हो जाएगा वैक्यूम में, कोई दूसरा मीडियम होगा तो हम उसकी परमिटिविटी ले लेंगे। फिर आर पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, तो इन सब में से डायरेक्टली म्यू पर, डायरेक्टली करंट पर, इन्वर्सली आर पर डिपेंड कर रहा है। तो बस आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखो इन्वर्सली तो करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं। बी डायरेक्ट मतलब प्रोपोर्शनल टू परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस एंड करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी द बी नोट इफ ई नोट इज इतना है। देखो इनमें एक रिलेशन होता है ए बी सी में, ई इक्वल टू होता है बी सी, ई नोट बराबर होता है बी नोट इंटू सी के। तो अगर आपको ई नोट पता है, बी नोट निकालना, तो बी नोट कितना हो जाएगा, ई नोट अपॉन में सी। ई नोट की वैल्यू 6.3 गिवन है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8। तो बी नोट कितना हो जाएगा 6.3 अपॉन में 3 10⁻−8, या फिर आप इसको 2.1 भी तो लिख सकते हैं। तो बी नोट कितना आ जाएगा 2.1 इंटू में 10⁻−8 आएगा टेस्ला में, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अरेंज करना है इन सबको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखो 7 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, कैसे याद रखें, रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। आर का मतलब है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो जब आप रेडियो से गामा की तरफ जाते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी गामा की, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो की मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ का इसका अपोजिट रहेगा, तो जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्स किसका होगा, रेडियो का, और लैम्डा मिनिमम किसका होगा, गामा का। फिलहाल तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ दी देयर फ्रीक्वेंसी, तो बढ़ते क्रम में फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला आएगा, इनमें कौन है, रेडियो, तो रेडियो को सबसे पहले रखेंगे, यानी कि बी सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा इन सब में से, रेडियो के बाद माइक्रो, माइक्रो नहीं, इंफ्रा नहीं है, विजिबल, तो इसके बाद आ जाएगा विजिबल मतलब सी। तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा। बी और सी कहाँ पर है, बी और सी ऑप्शन सी में ही है, ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। फिर सी हो गया अपना विजिबल, सी के बाद कौन आ रहा है, अल्ट्रावायलेट यानी कि डी, और डी के बाद सबसे ज़्यादा तो गामा की होती है, वो सबसे अंत में ही आएगा। तो बी सी डी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया है। नेक्स्ट है इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट कोरस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों ऐसा होता है कि इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। पहला, ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। देखो ये कोई रीजन नहीं कि सभी इक्वल विड्थ का होगा। ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी। जब आप इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो आप लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी एनर्जी से रिलेटेड है। अब ये कह रहे हैं कि ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी एंड द डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी। तो एनर्जी की बात यहाँ पर हो रही है, तो मतलब ये हमारा स्टेटमेंट एक हो सकता है। नेक्स्ट है ऑल द फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय, देखो डिस्टेंस से हमारा एनर्जी का कोई रिलेशन होगा नहीं। डी, इसमें भी एनर्जी आ रहा है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डार्क टू ब्राइट फ्रिंजेस, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट होगा, बी भी होगा, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन टी आई आर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो मिराज टी आई आर पर डिपेंड करता है, एंडोस्कोपी भी टी आई आर पर डिपेंड करता है, और प्रिज्म बायन्यूक्लियर भी, ये सब टी आर पर ही डिपेंड करते हैं। टी आर ही इनका बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम टी आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम वहाँ पर रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर डी, टी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, आपको बताना है। देखो माइक्रोस्कोप में
इंक्रीज होगी, टेलीस्कोप में डिक्रीज होगी। इसका मतलब हमें दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो मैं पहले दोनों के फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइक्रोस्कोप के लिए और टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है -L अपॉन में F0 1 प्लस D अपॉन में FE। ठीक है, टेलीस्कोप में फॉर्मूला और रहेगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस FE अपॉन में D, यहाँ पर ये FE और यहाँ पर, अब देखो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर M किस पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, F0, और इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है, FE पर, जबकि यहाँ पर M दोनों पर ही, F0 पर भी और FE पर भी इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप डिपेंडेंस जरूर ध्यान रखना माइक्रोस्कोप के लिए, टेलीस्कोप के लिए। अच्छा, आईपीस तो दोनों पर ही इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, मैग्नीफिकेशन इन्वर्सली डिपेंड करता है आईपीस की फोकल लेंथ पर, चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि F0 को इंक्रीज कर रहे हैं। F0 को इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है तो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। तो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन F0 को इंक्रीज करने पर ये हो जाएगा कम, जबकि यहाँ पर अगर आप F0 को इंक्रीज कर रहे हो तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कम होगी, टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये डिपेंडेंस से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ। देखो वेव फ्रंट पर जितने भी आप पॉइंट देखोगे वो सब कांस्टेंट फेज में होंगे, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो रहेगा सही, ऑप्शन बी। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ओवर विच द फेज ऑफ वेव इज कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर वेव फ्रंट एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। All the particle of the medium are undergoing the same phase. That's why the correct answer will be constant phase. Question number 18 है, a small telescope has an ऑब्जेक्टिव लेंथ, देखो F0 की वैल्यू दी हुई है 150 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। इफ द टेलीस्कोप यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टाल टॉवर 3 किलोमीटर अवे, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 100 मीटर और ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 3 किलोमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, यानी कि v की वैल्यू आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस के v अपॉन में u इक्वल टू HI अपॉन में HO लेंस के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे मैग्नीफिकेशन पता चल गया तो मैं इजिली फाइंड कर पाऊंगा हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, v अपॉन यू HI अपॉन HO डायरेक्ट ना लिख करके हम लिखेंगे 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा, या फिर 10 अल्फा किसके बराबर होगा, H अपॉन यू के 10 बीटा बराबर होगा H डैश अपॉन डी के। तो पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है माइनस F0 अपॉन में FE 1 प्लस FE अपॉन में टी। तो मैग्नीफिकेशन आएगा माइनस 150 अपॉन में 5, 1 प्लस FE की वैल्यू कितनी 5 अपॉन में डी की वैल्यू आ जाएगी 25। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी माइनस के 36। तो m इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा के। लेकिन 10 अल्फा किसके बराबर है, H अपॉन यू के। तो H मतलब यहाँ पर गिवन था हमें 100 मीटर उसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, अपॉन में उसकी पोजीशन क्या है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा ये। सो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन में 30। इसी तरह से 10 ये किसके बराबर होगा 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। 10 अल्फा की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, तो 10 बीटा इक्वल टू कितना होगा, 10 बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 36 इंटू में 10 अल्फा। और एक 10 बीटा किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में डी मतलब लिस्ट डिस्टेंस। तो एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 36 इंटू में 10 अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन 30 है, इंटू में डी यहाँ पर आएगा जो कि 25 होगा। तो इन सब को जब हम सोल्व करेंगे सो विल गेट 30 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायप्टर कितना होगा। देखो पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एफ, लेकिन मीटर में। अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो 100 अपॉन एफ होगा सेंटीमीटर में। तो आपको लेंथ फोकल लेंथ गिवन है, पावर निकाले तो पावर इक्वल टू 100 अपॉन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 20। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो पावर इक्वल टू कितना आएगा 5, और इसकी यूनिट क्या होगी डायप्टर, क्योंकि डायप्टर ऐसा यूनिट होती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 कॉन्वेक्स लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तीनों की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पर है, आर प्लेस्ड कोएक्सियली
द ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस L1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली 2f पर रखा हुआ है। और जब लेंस के सामने मतलब कोई कॉन्वेक्स लेंस है उसके इधर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को 2f पर रखोगे तो उसकी इमेज अपोजिट साइड में 2f पर ही बनती है, इक्वल साइज की बनती है और इक्वल डिस्टेंस पर बनेगी। और आगे इसमें बोला गया है कि फाइनल इमेज L3 इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि यहाँ पर फाइनल इमेज बन रही है। यानी का मतलब है कि इसी के फोकस पॉइंट पर फाइनल इमेज बन रही है। तो x और y की वैल्यू कितनी होगी? x मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और y मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो इसमें हम एक केस और बताएंगे आपको कि अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पॉइंट पर। दो चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो उसकी इमेज 2f पर बनेगी अपोजिट साइड में, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पॉइंट पर बनती है। अब लेंस L3 के जो इमेज है वो फोकस पॉइंट पर तो बन रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि लेंस L3 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर होगा कहीं पर। L3 के लिए जो u होगा वो कितना होगा? इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पर 2f है, मतलब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी? 2f पर बनेगी कहीं पर। अब 2f कहाँ पर होगा? 2f होगा यहाँ से लेंस 1 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अगर मैं u1 की बात करूँ तो u1 जो कि हमारा फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है? -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा ना लेंस 1 के लिए तो वो आएगी -40। करके देख लेते हैं। देखो 1/f1 इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हम अभी फर्स्ट लेंस के लिए सब कुछ सोल्व करेंगे। 1/f1 कितना है? 20। 1/v1 निकालना है माइनस 1 ये हो गया -40। इसको आप इधर ले जाओ तो 1/v1 बराबर आएगा 1/20 प्लस में माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और उधर जाकर के फिर से माइनस हो जाएगा। तो देखो एलसीएम लेने पे 40 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 2 - 1 यानी कि v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। वही मैं आपसे कह भी रहा था जितना ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की वैल्यू होती है उतनी ही इमेज के डिस्टेंस की वैल्यू होती है अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है तो v1 यानी कि ये जो लेंस है इसकी इमेज 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। अब ये जो इमेज बनी है ना फर्स्ट लेंस की, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस विल बी एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस पॉइंट को, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस L1 will be will behave as object for lens L2। और देखो एक कंक्लूजन मैंने आपको और बताया था कि इस जो लेंस L3 है उसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होनी चाहिए क्योंकि उसकी इमेज फोकस पर बन रही है। तो L3 का जो ऑब्जेक्ट होगा वो L2 की इमेज होगी, L2 की इमेज होगी। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो V2 होगा वो कितना होगा? इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? V2 की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी, क्योंकि सेकंड लेंस की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। अब वो इन्फिनिटी पर कब बनेगी? देखो इसमें कॉन्वेक्स लेंस में एक और पॉइंट ये भी होता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है तो जो इमेज होती है वो इन्फिनिटी पर जाकर के बनती है। ठीक है, इमेज कहाँ जाकर के बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो U2 को तो मैं लिख लूँगा कितना? 20 सेंटीमीटर। क्यों? अभी बताता हूँ। देखो एक्चुअली इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, वो तभी बनेगी जब सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर यानी कि उसके फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है। अब इससे कंक्लूजन में ये निकालूंगी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 ये, क्योंकि 40 सेंटीमीटर वो यहाँ से दूरी पर है और 20 सेंटीमीटर वो इस वाले लेंस से दूरी पर होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है। ये कह लो कि जो L1 की इमेज बन रही है या L2 का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से तो 40 पर है और यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस x की वैल्यू कितनी होगी? 40 + 20 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वो इसमें और इसमें, बाकी इसको हटा दो इसको हटा दो। अब इनमें से देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो लेंस L3 है उसकी जो इमेज है वो फोकस पर बन रही है। वो कब बनेगी? जब इस L3 का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पर होगा, यानी कि y की वैल्यू हम क्या कहेंगे? y की वैल्यू कहेंगे हम इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है y की।
देखो क्योंकि U2 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो L2 इमेज कहाँ पर बनाएगा, इन्फिनिटी पर। अब इसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या कहा कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कैन टेक एनी वैल्यू, तो डेट्स वाई अपना आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।